नमस्कार। तो आज हम समझ रहे हैं कि एक चुनावी जनादेश को असरदार गवर्नेंस में कैसे बदला जाता है, और ये पड़ताल डेटा पर आधारित है, पूरी तरह से निष्पक्ष। ये कहानी मणिपुर के उखरूल की है, और ये इस बात को समझने की कोशिश है कि जमीन से उठती हुई आवाज को सरकार के एक्शन प्लान में कैसे फिट किया जाए, ताकि नतीजा सिर्फ एक चुनावी जीत ना हो, बल्कि लोगों की जिंदगी में सच में कुछ सुधार हो। उखरूल की इस पवित्र धरती और यहाँ के लोगों को मेरा आदाब। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र नहीं है, ये इन पहाड़ियों का दिल है, ये तंगखुल नागाओं की मातृभूमि है। कोई भी रणनीति या विश्लेषण करने से पहले उस जमीन की रूह और उसकी पहचान का सम्मान सबसे जरूरी होता है, क्योंकि सारी राजनीति तो वहीं से पैदा होती है। उखरूल के जनादेश को समझने के लिए शुरुआत करनी होगी वहां के लोगों को, वहां के वोटर्स को समझने से। यहाँ का समाज कैसा है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, और वो कौन सी परेशानियां हैं जो यहाँ की राजनीति को तय करती हैं। चलिए इन सच्चाइयों को करीब से देखते हैं। अब अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। 87% से ज्यादा तंगखुल नागा और 94% ईसाई। मतलब ये एक ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी एक बेहद मजबूत पहचान है। और जरा इस पर गौर कीजिए, 2022 में लगभग 83% वोटिंग हुई। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग लोकतंत्र में कितना गहरा विश्वास रखते हैं और अपनी आवाज उठाना जानते हैं। पर सवाल है कि उनकी आवाज किन मुद्दों पर उठती है। सड़कें, बिजली, नौजवानों के लिए नौकरियां और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA से जुड़ा सुरक्षा का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी की सच्चाइयां हैं। तो ये जमीनी हकीकतें और चुनाव के नतीजे हमें क्या संकेत दे रहे हैं? हमने इस पूरे सिनारियो को 3 बिल्कुल साफ डेटा बेस्ड सिग्नल्स में निचोड़ कर निकाला है। ये वो 3 इशारे हैं जो सीधे जमीन से आ रहे हैं और जिन्हें समझना किसी भी लीडरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला सिग्नल, सिर्फ इस एक नंबर को देखिए, 942। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का अंतर था। 40,000 से ज्यादा वोटों की गिनती में फैसला सिर्फ इतने से वोटों से हुआ। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये फासला और भी साफ हो जाता है। जीत का मार्जिन कुल वोटों का सिर्फ 2% था। इसका सीधा मतलब यह है कि मिला हुआ जनादेश बेहद नाजुक है। कोई लहर नहीं थी, ये एक बिल्कुल कांटे की टक्कर थी जहां हर एक वोट ने नतीजों को तय किया। ऐसी जमीन पर शासन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये हैं वो 3 बड़े संकेत। पहला, जीत बहुत ही महीन अंतर से तय होते हैं। दूसरा, पहचान और विकास के बीच एक गहरा तनाव है। लोग अपनी संस्कृति को उतना ही जरूरी मानते हैं जितना रोजमर्रा की जरूरतों को। और तीसरा, सुरक्षा और FSPA पर लोगों की राय बटी हुई है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इन 3 सच्चाइयों को समझे बिना उखरूल में असरदार शासन करना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर आता है। जीत या हार सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे से तय नहीं होती, उसके पीछे पार्टियों का सिस्टम, उनका संगठन, गठबंधन और जमीनी नेटवर्क काम करता है। चलिए 2022 के जनादेश की इस अंदरूनी बनावट को, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। ये नतीजे एक बंटे हुए जनादेश की कहानी कहते हैं। NPF के राम मुइभा लगभग 39% वोटों के साथ जीते, लेकिन कांग्रेस के अल्फ्रेड के आर्थर 36% से ज्यादा वोटों के साथ बहुत ही करीब थे। वहीं लगभग 25% वोट बीजेपी को मिले। इससे ये एक क्लियर 3-वे कॉन्टेस्ट बन गया। किसी भी कैंडिडेट को 40% का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि वोटर्स किसी एक तरफ पूरी तरह से नहीं थे। यहां एक पल रुकना जरूरी है। जब समाज की राय इतनी बटी हुई हो तो लोकतंत्र में गरिमा का, डिग्निटी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हमारे संविधान का एक बुनियादी उसूल हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक देता है। इसका मतलब है कि पब्लिक में होने वाली बातचीत, खासकर राजनीतिक बहस, हमेशा जिम्मेदार और सम्मानजनक होनी चाहिए। अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, पर यह कभी भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी चुनाव एक अकेली घटना नहीं होता। ये एक लंबी कहानी का बस एक चैप्टर है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उखरूल के चुनावी इतिहास को देखते हैं, ताकि हम समझ सकें कि यहाँ के वोटर्स का मिजाज वक्त के साथ कैसे बदलता रहा है। ये टाइमलाइन एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। 2002 में बीजेपी, 2007 में निर्दलीय, 2012 में NPF, 2017 में कांग्रेस और फिर 2022 में वापस NPF। ये साफ दिखाता है कि उखरूल के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो हर चुनाव में अपने ऑप्शंस को देखते परखते हैं और अपना प्रतिनिधि बदलते रहे हैं।
ये पॉलिटिकल वोलेटिलिटी इस क्षेत्र की एक बड़ी सच्चाई है। और ये चार्ट 2017 और 2022 के बीच हुए बदलाव को बिल्कुल साफ कर देता है। जहां 2017 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर थी, वहीं 2022 में एनएसपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा गिरा। ये उतार चढ़ाव दिखाता है कि वोटर्स की पसंद स्थिर नहीं है और जमीन पर राजनीतिक हवा बहुत तेजी से बदल सकती है। अब तक हमने विश्लेषण किया, चलिए अब समाधान की बात करते हैं। एक इतने नाजुक जनादेश को एक मजबूत मिशन में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक साफ और एक्शन लेने लायक गवर्नेंस के फ्रेमवर्क की जरूरत है। यह सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने का ब्लूप्रिंट है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। बदलाव के 4 स्तंभ। पहला, विकास और कनेक्टिविटी। दूसरा, युवा और अवसर। तीसरा, सुरक्षा और अधिकार। और चौथा, एकता और विश्वास। ये 4 स्तंभ उस गवर्नेंस मॉडल की बुनियाद हैं जिसे सीधे तौर पर वोटर्स की शिकायतों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। पहला स्तंभ है विकास, लेकिन खोखले वादे नहीं, ठोस काम। उखरूल इंफाल सड़क को टॉप प्रायोरिटी पर अपग्रेड करना, एक डेडिकेटेड 33 केवी पावर लाइन को सुरक्षित करना, सांसद की हैसियत का इस्तेमाल करके केंद्र से फंड्स लाना, मतलब लोगों की जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं उन्हें सीधे सीधे हल करना, ताकि उन्हें जमीन पर सच में बदलाव महसूस हो। दूसरा स्तंभ है युवा, जो उखरूल का भविष्य है। ये उनकी एनर्जी और उनकी उम्मीदों पर फोकस करता है। लोकल जॉब्स के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ाना, जमीनी स्तर पर फुटबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देना और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना। इसका लक्ष्य लीडरशिप को अगली पीढ़ी के एक सच्चे चैंपियन के तौर पर स्थापित करना है। तीसरा स्तंभ सुरक्षा और अधिकारों का है, और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन मांगता है। एक तरफ नागा अधिकारों और आदिवासी स्वायत्तता की वकालत करना और एएफएसपीए को हटाने के लिए जोर देना, तो दूसरी तरफ सभी समुदायों के लिए शांति, स्थिरता और संवैधानिक अधिकारों की गारंटी भी देना। ये किसी भी लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और यहीं पर हमारा दूसरा मूल्य सामने आता है, विश्वास, यानी ट्रस्ट। भरोसा हमेशा सहमति से बनता है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून हमें प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सिखाता है। यही सिद्धांत शासन पर भी लागू होता है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने से पहले उनकी सहमति लेना, उनके समय की इज्जत करना। विश्वास कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण सिर्फ राजनीतिक दांवपेच से कहीं ज्यादा है। ये राजनीति से परे एक मकसद की बात है। ये एक ऐसी बड़ी सोच है जो लोगों को सेंटर में रखती है। ये उस गहरी जिम्मेदारी का एहसास है जो एक पब्लिक मैंडेट के साथ आती है, चाहे वो मैंडेट कितना भी छोटा क्यों ना हो। और ये हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या 1000 से भी कम वोटों से जीता गया एक जनादेश सभी के लिए एकता और समृद्धि का भविष्य बनाने की नींव बन सकता है? ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी, और इसका जवाब हर नागरिक और हर नेता के काम में छिपा है। जो भी जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे उद्देश्य।